हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बार बार कमेंट आ रही हैं आप लोगों की कि सर मैथ पेडागोजी करा दीजिए, पेडागोजी करा दीजिए। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। जितनी भी विधियाँ हैं आपकी, सब एक क्लास में समाप्त हो जाएंगी और कंटेंट इतना बेहतरीन हम लेकर के आप लोगों के लिए कि सभी चीज़ें आपके एक बार में समझ में आ जाएंगी। और आज के बाद में ये सारी चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे तो सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी डीपली जा करके नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज सब कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिए अपने साथियों के पास में, क्योंकि इस क्लास को बनाने में आज काफ़ी मेहनत लगने वाली है और लग भी चुकी है बहुत सारी मेहनत। तो चलिए फटाफट क्लास को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को आपको पहुंचाना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों का कार्य है क्लास को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। देखिए, आपके सामने पहला पॉइंट लिखा है आगमन विधि। क्या लिखा है? आगमन विधि लिखा है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें कि इसको हम क्या बोलेंगे, आगमन विधि को इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इसकी बात की जाए इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु इसके जनक हैं। और इसी विधि को हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। दूसरा पॉइंट है कि इसके जनक कौन है, तो आगमन विधि के जनक है अरस्तु। तीसरा पॉइंट है इसी विधि को हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि, क्योंकि क्वेश्चन आपकी पिछले एग्जाम में बन गया था, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, 21 और 22 में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन बन गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि है, निगमन की विधि है, संश्लेषण या फिर विश्लेषण की विधि है। तो कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया था क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट लिखते चलिए, कॉपी और पेन लीजिए। लिखा है इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन कराते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि आगमन विधि क्या होती है। इसको आप काट दीजिए, यहाँ से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। नीचे देखिए लिखा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर की जो विधि होती है वो कैसी होती है, आगमन की विधि होती है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा क्या होता है, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे सामने होती है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रमाणित करते हैं। आगे लिखा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। इसके द्वारा अध्ययन जो होता है आगमन विधि के द्वारा वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर की जो विधि होती है वो होती है आगमन की विधि। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा सिर्फ हम लोग वही पढ़ेंगे, ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं करने वाले हैं। सिर्फ वही करेंगे जो चीज़ हमारे एग्जाम में बनती है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि होती है, तो आप लोग याद रखेंगे वो होती है आगमन की विधि। उसके बाद देखिए लिखा है गा वाला, विशिष्ट चीज़ों से सामान्य की ओर जो विधि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आगमन की विधि। यानी ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप लोग लिखिए, फटाफट लिखिए। हेडिंग आपको डालनी है आगमन विधि, उसके बाद में लिखना है इसके जनक हैं अरस्तु। इसी विधि को बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। और क्या बोलते हैं, इसी विधि को प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर की विधि बोलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि इसी को बोलते हैं, और विशिष्ट से सामान्य की ओर की विधि भी आगमन विधि को कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इतनी चीज़ अब तक लिख ली होंगी। अब चलते हैं आगे। नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक दीजिए और लिख लीजिए अपने पास में। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, देखिए इसके चरण कौन कौन से होता है। लिखा है सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है। कहने का मतलब है उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है, ये विधि होती है जिसका नाम है आगमन की विधि। क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनेगा, क्या बनेगा, उदाहरण से नियम की ओर की कौन सी विधि होती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको बोलते हैं आगमन विधि। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है इसके गुणों के बारे में। लिखा है एक वैज्ञानिक विधि है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इसी विधि को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि को बोलते हैं आगमन विधि को। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और सारे पॉइंट वही हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और आज तक बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। कुछ भी फालतू का नहीं है, सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। फटाफट नोट करते चलिए हमारे साथ में। इसका जो गुण है वह यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराया जाता है या फिर कराता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराया जाता है। तो वह विधि है आगमन की विधि और इसी विधि को बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आगमन विधि के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें, उदाहरण से नियम की ओर पूछा जाए तो कौन सी विधि होती है,
वो होती है यही आगमन की विधि। अधिकतर यही पूछता है कि उदाहरण से नियम की ओर की कौन सी विधि होती है, तो होती है आगमन विधि। आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके गुणों के बारे में आगे देखिए क्या लिखा है। दूसरा जो इसका गुण है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। अगर इसकी बात की जाए, आगमन विधि की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जो चीज़ हमको पता होती है उसके माध्यम से हम लोग और उसके बारे में अधिक चीज़ें जानने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये पता है कि लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ज्ञात चीज़ है ये कि लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। जो हमको नहीं पता, ये नहीं पता है कि लखनऊ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं, ऐतिहासिक हैं। तो ज्ञात चीज़ों की तरफ से हम अज्ञात की तरफ जाएंगे। जो चीज़ हमको नहीं पता थी उसके बारे में हम जानकारियाँ लेंगे और धीरे धीरे करके पूरी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। आगे लिखा है सरल से जटिल की ओर। जो चीज़ हमको पता है वो हमारे लिए सरल है, जो चीज़ नहीं पता है वो जटिल हो जाती है। तो सरल से जटिल की ओर की विधि होती है आगमन की विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर की जो विधि होती है ये भी होती है आगमन की विधि। और क्या लिखा है, मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने होती है, ऐसे उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा यानी कि सर्च करने की उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। उनको अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करने में। चलिए आगे देखिए, तीसरा पॉइंट लिखा है स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। तो स्वयं से अधिगम करने के कारण यानी स्वयं किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना क्या होता है, उनको अच्छा लगता है और वो चीज़ उनको याद हो जाती है, उनके दिमाग में स्थायित्व बना देती है। कहने का मतलब ये है। तो सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि है, सरल से जटिल की ओर आगमन विधि है, मूर्त से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, ये कौन सी विधि है, ये आगमन की विधि है। बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है कौन सी विधि में, आगमन की विधि में। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है कौन सी विधि में, आगमन विधि में। उम्मीद है ये सभी चीज़ें आप लोग याद कर रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है इसके दोष के बारे में जानकारी दी गई है। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, अगर उसके कोई गुण होते हैं तो उसके एक आधा आपको दोष भी देखने को मिल सकते हैं। तो आगमन विधि के देखिए कौन कौन से दोष हैं। लिखा है समय अधिक लगता है। समय अधिक क्यों लगता है, क्योंकि जब बच्चों को कोई चीज़ मास्टर बता देता है कि चलिए भैया ये चीज़ हो गई, आपका जो टीचर है बता के गया तो आपको जानकारी हो गई। लेकिन जब बच्चा स्वयं ज्ञात चीज़ों से अज्ञात चीज़ों को पता करने की कोशिश करता है, जो चीज़ उनको पता नहीं है, फिर उनको टाइम लग जाता है वो सब चीज़ें करने में। इसीलिए क्या लिखा है, समय अधिक लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं और टीचर नहीं कुछ भी करवा रहा है, बच्चे स्वयं कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए समय अधिक लग जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है। जब आप किसी भी कार्य को करेंगे, कहने का मतलब है जब आप सरल चीज़ों से जटिल की ओर जाएंगे तो आपको अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा। कई कार्य ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको बोला जाए बेटा सुबह उठ करके आप 200 मीटर घूमिए या फिर दौड़िए, उसके बाद में ये चीज़ हो गई आपके लिए सरल। दूसरा कार्य है कठिन। कठिन क्या हो जाता है, आपको बोला जाएगा कि बेटा सुबह उठ करके 2 किलोमीटर दौड़ के आइए, तो ये आपके लिए क्या हो गया, सरल से जटिल की ओर हो गया। यानी पहले आपसे 200 मीटर ही टहलवाया गया, उसके बाद में क्या बोला गया, 2 किलोमीटर दौड़ना है 200 मीटर की जगह पर, तो ये सरल से जटिल की ओर हो गया। तो जब आप जटिल की ओर बढ़ेंगे सरल से, तो आपको अधिक परिश्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी, सूझ की भी आवश्यकता हो सकती है, अपने दिमाग को भी लगाना पड़ सकता है जब आप किसी एग्जाम्पल को हल करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ करेंगे जहाँ पर अधिक दिमाग और अधिक परिश्रम और अधिक समय, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो ये सब किस में होता है, ये सब आगमन विधि में होता है। अधिक समय लगना, ये सब दोष हैं उसके। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता भी हो सकती है आपको कभी कभी। उसके बाद देखिए तीसरा जो लिखा है एक तरह से अपूर्ण विधि है। ये कैसी विधि है, अपूर्ण विधि है। कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, टाइम लगाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, वो लोग उसमें सफलता नहीं पा पाते हैं जो वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं होता है, पूरी तरीके से वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों व तथ्यों की जाँच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। जब तक आप आगमन विधि के द्वारा की गई खोजों को निगमन विधि के द्वारा जांच नहीं लेते हैं, जब तक क्या होता है, ये पूरी नहीं होती है। कहने का मतलब है ये इसके दोष हैं, आपको ये सारे के सारे दोष याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अधिक समय लगना किस विधि का दोष है, तो अधिक समय किस विधि में लगता है, ये लगता है आगमन विधि में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अपने अगले नंबर पर। देखिए अगला नंबर है आपका निगमन विधि।
क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को रोकिए, एक बार शेयर कीजिए अपने साथियों के पास में। उसके बाद में अपने नोट्स बनाते चलिए साथ-साथ में। निगमन विधि की अगर बात की जाए तो निगमन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं निगमन विधि को इंग्लिश में। आधुनिक समय में कक्षाओं में यही विधि जो है प्रचलन में है, आपको देखने को मिल जाएगी निगमन की विधि। यानी आजकल की जो कक्षाएं चल रही हैं वो किस विधि पर आधारित हैं? निगमन विधि पर आधारित होकर के कक्षाएं चलती हैं जो आजकल पढ़ाई हो रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखा है इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। तो आगमन विधि से अपोजिट होती है जो निगमन की विधि होती है। जो भी वहाँ पर था जस्ट उसका उल्टा होता चला जाएगा यहाँ पर। इसमें लिखा है कि पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान कराना सिखाते हैं। जो सूत्र और नियम पहले से बने हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं टीचर, और उसी के माध्यम से छात्रों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उस समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। आगे देखिए लिखा है नियम से उदाहरण की ओर। क्या लिखा है? ये जो विधि होती है ये नियम से उदाहरण की ओर जाती है, जबकि जो आगमन की विधि थी वो कौन सी विधि थी? वहाँ पे पहले एग्जाम्पल दिए जाते थे, उसके बाद में नियम बनाए जाते थे। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले नियम होगा, उसके बाद में उदाहरण होगा। और इसका अगर उल्टा करें, उदाहरण से नियम की ओर, तो हो जाएगा आगमन विधि, और नियम से उदाहरण हो गया तो हो गया निगमन विधि। तो ये चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे बस जाएंगी और आपको समझ में आने लग जाएगा कि जस्ट अपोजिट है आगमन विधि से निगमन विधि। जो लोग एक बार या फिर 2 बार पढ़ चुके होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर क्वेश्चन में बन जाएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर विधि कौन सी है, तो हो जाएगा आगमन की विधि। यहाँ पे क्या लिखा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सामान्य होती हैं हम पहले उनको पढ़ते हैं, उसके बाद में विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो ये हो जाएगा निगमन विधि। अगर उल्टा आ जाएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा आपकी ये वाली विधि हो जाएगी, आगमन की विधि हो जाएगी। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर की जो विधि होती है वो होती है निगमन विधि। कौन सी हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जो चीज़ हमारे लिए सामान्य है, जो चीज़ हमको आती हैं, जैसे हमको टेबल आता है, गुणा करना आता है, भाग करना आता है, भिन्न नहीं आता है, तो हमें इन सभी चीज़ों का सहारा लेकर के भिन्न करना है। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर की विधि है। कौन सी विधि है? निगमन विधि है। नियम जो होते हैं, नियम से हम किसकी तरफ जाते हैं? उदाहरणों की तरफ जाते हैं अपने नियम का सहारा लेकर के। तो ये कौन सी विधि है? ये है निगमन की विधि। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। आगे देखिए लिखा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर यानी छोटी-छोटी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे सीखने की, उसके बाद में हम फिर बड़ी चीज़ों को सीखते हैं। ये कौन सी विधि में है? ये है निगमन विधि में। पहले हम छोटी-छोटी यानी कि पहले हम क, ख, ग, घ सीखेंगे, उसके बाद में हम फिर शब्द मिला-मिला करके पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद में हम बड़े-बड़े शब्द भी सीख लेते हैं। तो ये होती है आपकी निगमन विधि। में जो आपका अगला नंबर है वो लिखा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। किसकी ओर चलती है? सबसे पहले किसी चीज़ का प्रमाण होता है, फिर उसके बाद में उसका प्रत्यक्ष कि हाँ भाई ये चीज़ है और ये चीज़ बिल्कुल सही है। से मतलब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी निगमन विधि। और इसका उल्टा पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो वहाँ पर हो जाएगा आगमन की विधि। तो जितनी भी यहाँ पर विधियाँ लिखी हैं यानी जो नंबर लिखे हैं, अगर इनका उल्टा आप करते जाएंगे तो आगमन विधि वहाँ पे हो जाएगी। जिससे कि नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि है, और यहाँ पे हो जाए उदाहरण से नियम की ओर तो हो जाएगा आगमन विधि। तो उम्मीद है चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे इसके गुणों के बारे में दिया गया, इसके कौन कौन से गुण हैं निगमन विधि के। लिखा है यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। यह विधि कैसी है? सरल विधि है और कैसी है? सुविधाजनक विधि है। बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं कि बेटा आपको अगर हिंदी भाषा सीखनी है या फिर इंग्लिश भाषा सीखनी है तो सबसे पहले नियम यही कहता है कि सबसे पहले आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ABCD सीखना चाहिए, छोटा बड़ा सीखना चाहिए, स्वर व्यंजन सीखने चाहिए और पाई और मात्रा सीखनी चाहिए, तब आप सीख पाओगे अच्छी तरीके से हिंदी और इंग्लिश बोलना। तो यह कैसी है? सरल और सुविधाजनक विधि हो जाती है जो निगमन की विधि है। उसके बाद दूसरा नंबर है स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। यानी कि बच्चों को याद करने के लिए जो उनकी स्मरण शक्ति होती है, याद करने की शक्ति होती है, उसके विकास में भी ये जो विधि है निगमन की विधि कैसी है? सहायक होती है, फिर इनको सहायता करती है। तीसरा पॉइंट है संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। कैसी विधि है? संक्षिप्त विधि है, क्योंकि इसमें पहले से जो नियम बने हुए हैं
उन्हीं के ऊपर आधारित होकर के टीचर पढ़ाता है। एग्जाम्पल भी पहले से निर्धारित करके रखे जाते हैं, वही सब बता देते हैं, ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं होता है और बच्चों को भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। तो संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है निगमन की विधि। अगला पॉइंट है बालक तेजी से सीख। इस विधि को बालक क्या करता है, बहुत ही तेजी से सीखता है। क्यों तेजी से सीखता है, क्योंकि नियम पहले से बने हुए हैं, बालक धड़ाधड़ उनको याद करते हुए चलता है और सीखते हुए चलता है और टीचर को सुना देता है फटाफट। जबकि जो आगमन की विधि होती है उसमें क्या होता है, बच्चे को स्वयं ही कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं और उसको कई बार उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ में बालक नहीं सीख पाता है। जबकि जो निगमन की विधि होती है उसमें स्वयं ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, जो पहले से नियम और उदाहरण बने हुए हैं उन्हीं के माध्यम से कार्य करना पड़ता है और उन्हीं को लिखना पड़ता है, उन्हीं को याद करना पड़ता है। तो बालक तेज़ी से सीख जाता है निगमन की विधि। अब इसके दोष के बारे में बात करेंगे। इसका जो दोष है वह है रटने की शक्ति पर बल देती है। ये इसका पहला दोष है और एनसीएफ 2005 में आप लोगों ने देखा होगा कि रटना जहाँ पे आता है वो निगेटिव वर्ण में आता है। तो सबसे बड़ा जो दोष है निगमन की विधि का वो है रटने की विधि पर या फिर शक्ति पर बल देती है। क्यों देती है, एग्जाम्पल पहले से लिखे हैं, उदाहरण पहले से लिखे हैं और वही बच्चों को याद करना है, वही रटना है, तो वो लोग रट्टा मान लेते हैं और याद कर लेते हैं, बस उसके बाद में मस्ती करते हैं। तो इसका यही सबसे बड़ा दोष है निगमन विधि का कि ये किसके ऊपर आधारित है, रटने की शक्ति पर अधिक बल देती है, बस यही दोष है इसका। आगे देखते हैं। आगे जो आपकी विधि है वह है विश्लेषण की विधि। कौन सी विधि है, विश्लेषण की विधि है। तो सभी लोग इसको आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। आगे लिखा है किसी भी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित में, प्रमेय, निर्णय आदि को हल करने में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। इसको आप लोग बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, अभी आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लेना है एप्पल का आईफोन, ठीक है। फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप सबसे पहले इसके बारे में जानकारी करने के लिए अपने एक दोस्त के पास में जाओगे जिसके पास में एक आईफोन होगा। विश्लेषण आपको करना है उसके बारे में, तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर जो है रैम बहुत अच्छी खासी है, 500 GB तक की है। इसका कैमरा जो है वो A1 क्वालिटी का है और क्या है, इसके जो फंक्शन है बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं, नेट बहुत अच्छा चलता है, जो तुम्हारी एप्लीकेशन है जहाँ से तुम पढ़ते हो वो भी अच्छी तरीके से चलती हैं और क्या इसका बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है और इसकी कास्ट भी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है जो आईफोन की होती है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जब संपूर्ण जानकारी करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, तो ये होती है विश्लेषण की विधि। विश्लेषण कर लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। जब आप अपने दोस्त के पास गए थे तो आपको आईफोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसने इतनी सारी खासियत बता दी, 6 से 7 या फिर 10 से 12, तो आपको क्या हो गया, अज्ञात से ज्ञात। यानी आपको पहले कुछ नहीं पता था आईफोन के बारे में, इसकी बैटरी कैसी है, कैसे नेट चलता है, क्या-क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। लेकिन जब आपके दोस्त ने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में, तो आपको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। यानी यह विधि कैसी होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और इसका प्रयोग अधिकतर किसमें होता है, रेखागणित की प्रमेय को हल करने में होता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अधिक सारी चीज़ें हमें ज्ञात करनी पड़ती हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है पाइथागोरस का प्रयोग कर्ण का वर्ग निकालना, आधार का वर्ग निकालना या फिर लंब पर बना वर्ग निकालना, तो इन सभी में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है विश्लेषण विधि का। आप लोग इसको याद रखिएगा और साथ साथ में लिखते हुए भी चलिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसके गुण के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, ये जो विधि होती है आपकी विश्लेषण की विधि या फिर एनालिटिकल जो विधि है आपकी, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। लिखा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। कई सारे लोग इसमें आगमन की विधि लगा के आते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि आगमन की विधि को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। कई सारे बच्चे लगा के आ जाते हैं, जब मनोवैज्ञानिक विधि पूछा जाता है तो भी आगमन की विधि में ही लगा के आते हैं, लेकिन इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विश्लेषण विधि हो जाएगा। यहाँ पे यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। क्यों उत्पन्न करती है, क्योंकि उनको पहले कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब उनको धीरे धीरे अज्ञात से ज्ञात की ओर चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ भैया ये जो कैलकुलेटर है बड़ा अच्छा है, इसके अंदर तो बहुत ही फास्ट जो है मतलब कि
गुणा भाग हो जाता है और इसका कीपैड है यानी कि जो बटनें हैं बहुत अच्छी हैं। जिज्ञासा रहती है किसी भी चीज़ को करने की या फिर सीखने की, क्योंकि इसको नई-नई चीज़ें इसमें पता चलती रहती हैं, जो हमारी विश्लेषण की विधि होती है इसके अंतर्गत। दूसरा जो पॉइंट लिखा है, ये लिखा है स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो अधिकतर बालक क्या करता है इस विधि के अंतर्गत, अपनी समस्या को स्वयं खोजने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं मैथ्स का और आपसे जोड़ सही से नहीं बन रहा है, तो बच्चा क्या करता है 2 से 3 बार, 3 से 4 बार स्वयं जोड़ को निकाल के कोशिश करता है न्यूमेरिकल या फिर जो इसका क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो समस्या समाधान करने का मतलब कि स्वयं जो है बालक अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर ये विधि जो है बल देती है। इसका नाम विश्लेषण या फिर एनालिटिकल मेथड विधि। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं और आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अब नहीं बना पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। आगे देखते हैं। आगे लिखा है अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत बच्चों के अंदर स्वयं खोज करने की क्षमता का विकास होता है। अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो आपके अंदर इस क्षमता का विकास अपने आप हो जाएगा कि हमें लैपटॉप कैसा खरीदना है, कौन सा खरीदना है, मार्केट में कौन सा इसमें बढ़िया चल रहा है, उसका प्राइस क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, वो कौन सी जनरेशन का है, 11 का है या फिर 5 का है, 6 का है, 7 का है। तो अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। वो कौन सी विधि है? विश्लेषण की विधि के अंतर्गत। अगला लिखा है स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। जब बालक स्वयं किसी चीज़ के बारे में खोज करता है तो उसको ज्ञान स्थायी हो जाता है। जब भी आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछेगा कि भैया हमें बता दीजिए हमें कौन सा आईफोन लेना चाहिए, तो आपने भले ही अपने मित्र से ये सारी जानकारी प्राप्त की थी थोड़े दिन पहले कि आईफोन की ये खासियत होती है, लेकिन आप उन चीज़ों को तुरंत अपने दोस्त को बता देंगे कि भैया आईफोन की ये खासियत होती हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यानी इसके अंतर्गत जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है, रुकने वाला होता है। बालक एक बार में ही सीख जाता है, जो चीज़ें वो करता है वो सब सीखते हुए चलता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके जो दोष होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला लिखा है अधिक समय लेने वाली विधि है। अधिक समय क्यों लेती है? आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में पढ़ना होता है, समझना होता है और उसके बाद में आपके अंदर ये स्थायित्व बना लेती है, इसीलिए अधिक समय लेने वाली ये विधि कहलाती है। उसके बाद लिखा है कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है या फिर अपनी समस्या को आपको स्वयं हल करना है, तो उस समस्या को हल करने से पहले क्या होना चाहिए? ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी समस्या को स्वयं हल कर सकें। इसके लिए क्या होगी? कुशल अध्यापन की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है या फिर आपका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हुआ हो और आपका दिमाग कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। तभी आप ये समस्या सुलझा पाएँगे जो आपके सामने आ रही हैं। जैसे आपको कोई टैबलेट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, टीवी खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, तो आप तभी उसके बारे में मतलब कि सारी चीज़ों का विश्लेषण कर पाएँगे जब आप एक कुशल अध्यापन ही उन सब चीज़ों के बारे में पहले से आपको ज्ञान होगा, कुशलता आपने प्राप्त की होगी, तभी आप बता पाएँगे कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा लैपटॉप अच्छा है या फिर ये जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बना हुआ है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है? एक कुशल अध्यापन की आपको ज़रूरत है, तभी आप हर चीज़ के बारे में जानकारी कर पाएँगे विश्लेषण विधि के अंतर्गत, यानी कि एनालिटिकल विधि के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है संश्लेषण विधि। क्या है संश्लेषण विधि? लिखा है संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। क्या होता है? अनेक को एक करना। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो आपकी विश्लेषण की विधि थी उसमें हम लोगों ने देखा था एक चीज़ के बारे में हम लोग कई सारी जानकारियाँ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन कई सारी जानकारियों के माध्यम से किसी चीज़ को एक कर देना, ये होता है आपका संश्लेषण विधि। लिखा है अर्थात इस विधि में कई विधियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। आपके सामने कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, तो आपके सामने कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा हो गया लेकिन उसके बाद में कोई साधन नहीं है जाने के लिए, उसके बाद में आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो आपके पास छोटी-छोटी कई सारी समस्याएं हो गई। लेकिन ये जो विधि है संश्लेषण की विधि, इसमें क्या लिखा है? इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत अगर आप अपनी समस्या को हल करना चाहते हैं, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे भी हो जाएँगे। मान लीजिए आपके दोस्तों ने आपकी हेल्प कर दी, कपड़े दे दिए और आपको एक ट्रेन के ऊपर बिठा दिया, तो आपकी सारी समस्या हल हो गई। तो यही होता है संश्लेषण विधि। क्या होता है? इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। आगे लिखा है हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला
सिखाकर, वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ था, समस्या समाधान करने पर बल दिया जाता है। तो उसका उदाहरण ये लिखा है कि अगर किसी बालक को आपको हिंदी सिखानी है तो सबसे पहले आप उसको वर्णमाला सिखाएंगे। वर्णमाला आप जानते होंगे क्या होती है, अ आ इ ई ये सब क्या है, क ख ग घ ये सब वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। उनके बाद में शब्दों का ज्ञान आप उनको कराएंगे, जैसे कि जग लिख दिया, मग लिख दिया, आकाश लिख दिया, मामा लिख दिया, पापा लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको शब्दों से वाक्य बनाने का ज्ञान उनको करवाना है। तो ये जो विधि होती है, ये होती है संश्लेषण की विधि। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, संश्लेषण की विधि। एग्जाम्पल अगर आपके वर्णमाला वाला नहीं समझ में आया है तो जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, आपके पास पैसे नहीं थे, तो किसी दोस्त ने व्यवस्था की पैसे की, उसके बाद में आपको किसी दोस्त ने कपड़े दिए, किसी दोस्त ने आपका टिकट करा के आपको ट्रेन में बैठा दिया। तो कई विधियों का उपयोग करके समस्या आपकी खत्म की गई और फिर आप मुंबई पहुंच गए दिल्ली से। तो इसको बोलते हैं संश्लेषण की विधि। या फिर ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी बालक को हिंदी पढ़ना सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको वर्णमाला की जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद में छोटे छोटे शब्दों के बारे में उनको ज्ञान कराया जाएगा, जैसे पापा, मामा, इन सब शब्दों के बारे में उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद में उनको वाक्यों से परिचय कराया जाएगा, यानी कि उनको तब हिंदी सिखाई जा सकती है अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं। आगे लिखा है संश्लेषण विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। कैसे ले जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये विधि हमको ले जाती है, जो संश्लेषण की विधि है। आगे लिखा है अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणामों की प्राप्ति की जाती है। समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा समझिएगा। अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणामों की प्राप्ति की जाती है। ऐसे कई सारे नियम होते हैं जो हमको पता होते हैं। जैसे कि लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। तो पूरे वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे कौन सी विधि आएगी, यहाँ पे आएगी संश्लेषण विधि। ज्ञात चीज़ों का, यानी यहाँ पे हमें ज्ञात है ना, ये जो त्रिज्या कितनी है 9 है, लेकिन आपको निकालना क्या था, पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो ज्ञात से अज्ञात हमें क्षेत्रफल नहीं पता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि ये जो त्रिज्या कितनी है 9 है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर की जो विधि है वो कौन सी है, संश्लेषण की विधि है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। कैसी विधि होती है, सरल होती है और सुविधाजनक होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमेशा ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की ओर ये चीज़ जाती है। अगर अज्ञात से ज्ञात की ओर जाए तो थोड़ी बहुत कठिनाई आपको हो सकती है करने में, लेकिन जो चीज़ें हमको ज्ञात हैं उससे हमको क्या होती है, आसानी हो जाती है अपने क्वेश्चनों को करने में। तो ये विधि है हमारी, ये कैसी विधि है, सरल और सुविधाजनक विधि है जो हमारी ये संश्लेषण की विधि है। आगे लिखा है समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है। जो हमारी समस्याएं होती हैं या फिर जो हमारी कठिनाइयां होती हैं उनका समाधान काफ़ी तेज़ी के साथ इस विधि के माध्यम से संभव हो जाता है। कैसे हो जाता है, यानी जो हमारा पहले का ज्ञान होता है उसी के ऊपर आधारित हमारी समस्या होती है, क्योंकि जो हमारी समस्या होंगी वो ज्ञात से अज्ञात की ओर हमको ले जाएंगी। यानी जो चीज़ हमको पता है उसके बाद की जो हमारी समस्या होगी तो हमको हल करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमको जो चीज़ पता है वहाँ से हमारी समस्या का समाधान निकलना है, तो हम बहुत ही जल्दी से अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आगे लिखा है स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती हैं। तो जो हमारी स्मरण की शक्ति है उसके विकास में भी ये जो है सहयोग करती है हमारी संश्लेषण की विधि। आगे लिखा है ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। जो हमारे अधिकतर गणितीय समस्याएं होती हैं, यानी जो हमारे गणित के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, सवाल होते हैं, उनमें अधिकतर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, संश्लेषण की जो हमारी विधि होती है। इसके जो दोष हैं वो कौन से हैं, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें हमको ज्ञात होती हैं। ज्ञात कब होती हैं, जब उनको रट्टा रट्टा मार मार के याद कर लेते हैं। तो रटने की प्रवृत्ति के ऊपर ये जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। अन्वेषण का मतलब होता है कि नई नई चीज़ें छात्र सीखने की कोशिश नहीं करता है, बस रट्टा मार लिया और ढर्रा जैसा रट लिया, उसी पे वो चलता रहता है, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करता है। तो ये हो गया इसका दोष। आगे है आपका प्रयोगशाला की विधि। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि लिखा है। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रयोगशाला की विधि होती है, इसके लिए हमें प्रयोगशाला चाहिए। आप लोग 12वीं तक जब पढ़े होंगे तो आपके विद्यालय में देखा होगा, जब अपने जो प्रयोगशाला में गए होंगे तो देखा होगा कई सारे यंत्रों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपनी समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, इसके लिए आपको प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ेगी और कई सारे यंत्रों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे लिखा है इसके गुणों के बारे में, रुचिकर विधि है, क्योंकि
जब बालक प्रयोगशाला में जाता है तो उसको रुचि आती है, कई सारी नई नई चीज़ों को देखता है, सीखता है और करने की कोशिश करता है। स्थायी अधिगम का स्रोत है, जब बालक स्वयं करता है किसी चीज़ के बारे में प्रयोग तो उसके दिमाग में वो चीज़ बस जाती है और उसको हमेशा के लिए याद हो जाती है। उसके बाद लिखा है तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि जब कोई बालक प्रयोग करने के लिए जाता है प्रयोगशाला में तो कई सारी चीज़ें की जो क्षमता होती है तर्क करने की, सोचने की, समझने की, बताने की, वो बढ़ जाती है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है रचनात्मकता का विकास होता है। किसका विकास हो जाता है? इस विधि के अंतर्गत रचनात्मकता का भी विकास होता है। उसके बाद इसके दोष के बारे में लिखा है, प्रयोगशाला विधि कैसी होती है? खर्चीली विधि होती है, क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त अगर कोई उपकरण टूट जाता है तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, या फिर कई सारी गैसें ऐसी होती हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं, तो प्रयोग करना प्रयोगशाला में कैसा होता है? खर्चीला होता है। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रुपये भी देने पड़ते हैं प्रयोगशाला विधि करने के लिए। आगे लिखा है कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है। अगर आपकी क्लास में मान लीजिए 10 से 15 बालक हैं, तभी आप प्रयोगशाला में जाकर के आराम से प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपकी क्लास में 100 बालक हैं, 200 बालक हैं, तो फिर ये ज़्यादा बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं तो ये उपयोगी नहीं हो पाएगी। अगला देखिए नंबर लिखा है छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है। जो बालक छोटे हैं उनको प्रयोगशाला में अगर आप ले जाएंगे तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या परख नली है, क्या मतलब कौन सा उपकरण क्या है, क्या नहीं है। तो छोटे बच्चे इसमें रुचि अपनी उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये सब इसके दोष के अंतर्गत आता है। उसके बाद है अगला नंबर समस्या समाधान की विधि। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि जीवन में आने वाली समस्याओं को हल निकालने के लिए कौन सी विधि आती है? तो समस्या समाधान विधि आती है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं बनता है क्वेश्चन। आगे लिखा है प्रयोजन विधि क्या होती है? इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति, यानी कि आप स्वयं सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में बार बार किस लिए फेल होता हूँ, तो आपके मन में विचार आएगा कि मैं इंग्लिश सही से पढ़ नहीं पाता हूँ, उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, अर्थ नहीं निकाल पाता हूँ। कहने का मतलब है कि बालक स्वयं अपने ही अंदर किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करके निकाल लेता है, तो इसको बोलते हैं प्रयोजन विधि। छात्र स्वयं ही अपनी समस्या का हल निकालता है इस विधि के माध्यम से, इसको बोलते हैं प्रयोजन विधि। और इसके जो जनक है वो है किलपैट्रिक, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा साथ साथ में। अगला नंबर है आपका व्याख्यान विधि। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या समूह को उनके समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। कहने का मतलब है जो व्याख्यान विधि है यह व्याख्या के द्वारा पढ़ाई जाती है। कोई चैप्टर अगर पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक क्या करेगा? उस चैप्टर की बढ़िया से व्याख्या करेगा। तो ये जो विधि होती है कैसी होती है? सबसे प्रचलित विधि है, क्योंकि व्याख्या करना हमेशा से ही क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है कि अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से बालकों को बताएं, कई तरीकों से आपको बताना है। तो ये किसके लिए होती है? ये अधिकतर टीचरों के लिए होती है व्याख्यान विधि। आगे देखिए लिखा है विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। विचार विमर्श का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है, आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो टीचर और बालक दोनों आपस में बात करेंगे कि बेटा आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाते हैं? तो वो बोलेगा मुझको टेबल नहीं आती है, ये जो क्वेश्चन था ये 19 की टेबल से बनता, लेकिन मुझको 13 तक ही या फिर 12 तक की ही मतलब कि टेबल आती है। तो टीचर आपको बोले तो चलिए आज से हम आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको सबसे पहले हम टेबल याद करने के लिए बोलेंगे या फिर लिखने के लिए बोलेंगे। आप सबसे पहले 20 तक का टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये होता है विचार विमर्श करना, यानी एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में जो बातचीत होती है किसी भी समस्या को लेकर के, उसके बाद में उनकी जो समस्या है वो खत्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं विचार विमर्श विधि। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको दे दिया है, याद भी हो गया होगा। अंतिम जो विधि है वो है अनुसंधान या फिर अनुसंधान विधि। लिखा है बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। कहने का मतलब है कि किसी भी माध्यम से टीचर हो या फिर छात्र है, सब मिलकर के क्या करते हैं? नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुसंधान विधि बोलते हैं। आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ाया गया
उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही होते हैं, उसके बाद में भी आपका जो टीचर है उस लेसन से कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे बनवा देता है, मतलब कि खोज करता है, लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ता है, फिर आपको बताता है इस चैप्टर से इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके पीछे दिए गए हैं अभ्यासकार में, उसके बाद में भी ये अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने चाहिए, या फिर आप इनको लिख सकते हैं, आपको लिखवाए जाते होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हमने अपने 10 जो है विधियाँ क्लियर करी हैं। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी समझ में, तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर से एक बार बताते हुए चलेंगे, तब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगी सारी विधियाँ, कौन सी आगमन है, कौन सी निगमन है, कौन सी विश्लेषण है, कौन सी संश्लेषण है। तो अगर विधि अच्छी लगी हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के पास में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। ये देखिए नीचे आपको इस क्लास के नीचे लिंक भी दिया गया होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी गूगल प्ले स्टोर पर लिख सकते हैं मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप, वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।